हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो 1018 ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे एग्जाम से पहले। तो उसका 200 ऑब्जेक्टिव नंबर 201 से लेकर 250 तक को, यानी कि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपकी बुक रेनबो और आपकी जो एक और किताब आती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उससे ली गई है। 1018 ऑब्जेक्टिव है टोटल, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का 5वां भाग है। इससे पहले के 4 भाग हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पहले आप उसे देखें, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 201 से लेकर 250 तक को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 201, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हिंदुइज्म स्टिल अलाइव अप टिल नाउ, यानी कि जो हिंदुइज्म धर्म है, मतलब कि जो हिंदू धर्म है वो अभी तक इतनी पुरानी होने के बावजूद अभी तक जिंदी क्यों है। तो इसका जो सही आंसर है, गांधी जी ने जो बताया था वो ये था, बिकॉज इट हैड रेसिस्टेड ऑन द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कि जो हिंदुइज्म है वो हमें किस चीज़ से रेसिस्ट करती है, किस चीज़ से रोकती है, हमें रोकती है मटेरियलिज्म से। मटेरियलिज्म का मतलब होता है भोग विलासिता की जो चीज़ होती है, या भौतिकवाद जो होता है, सुख सुविधा और चैन जो होता है, इससे हमें रोकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 202, वॉक्स क्लेमेंटिस इज रिटन बाय, ये किताब है और इसको लिखा है किसने? जॉन ग्रोवर ने। ठीक है। Why did Pearl S. Buck eat her food? How did Pearl S. Buck eat her food in an Indian village? मतलब कि पर्ल्स एस बक जो एक भारतीय गांव का जो सफ़र करने आई थी, उसे घूमने आई थी, तो वो जो है खाना कैसे खाई थी? विथ हर राइट हैंड। पहले, क्योंकि आपको मालूम है पर्ल्स एस बक का जो पालन पोषण हुआ है वो चाइना के अंदर हुआ है, तो वो जो चाइना के अंदर जो चॉपस्टिक है उससे खाती थी। लेकिन जैसे ही वो इंडियन गांव में आई तो उसने पहली बार जो है राइट हैंड से, अपना जो राइट हैंड होता है उस हैंड से खाना खाया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 204, सिगा नोया वाज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नोया जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर में जो सेलिब्रेटेड है, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध जो है, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। मिडिल इंग्लिश वाज अ डायलेक्ट लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश जो थी वो जो है छोटी छोटी समूह में बटी हुई जो इंग्लिश जो भाषा होती है, उस तरह की जो भाषा थी। ऑब्जेक्टिव नंबर 206, बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत अभी तक किसी न किसी तरह अपने जो न्यू है, अपना जो आधार है इंडिया का, उस पर टिका हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के तीसरे जो है राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ऐसा भी पूछ सकता है। और एक और चीज़, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल यानी कि गवर्नर भी रह चुके थे। तो ये 3 जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो इसे याद कर लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और जो है बिहार के गवर्नर भी थे। when होमोसेपियन वॉज वेरी रेयर स्पीसीज, यानी कि जब जो मानव है, होमोसेपियन मतलब कि इंसान, ह्यूमन जो होता है, उसी का जो इस वैज्ञानिक नाम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोसेपियन कहते हैं। तो व्हेन होमोसेपियन वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज, जब जो है इंसान बहुत कम तादाद में, कम जो जनसंख्या में इस ज़मीन पे मौजूद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मदर वाज वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली। जो माँ थी, नानू काका की जो बहन थी और नरेटर की जो माँ थी, वो हमेशा जो है अपने परिवार वालों की तरफ से, यानी कि जो नरेटर के जो ननिहाल वाले हैं उसका साइड लेती थी, मतलब हमेशा उसका ही गुण गाती थी। तो हर माँ अपने ननिहाल वाले का गुण गाती है, तो याद रख लीजिएगा। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज किरण देसाई। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की जो लेखिका है वो कौन है? किरण देसाई है। द ऑथर ऑफ द नॉवेल ऑफ माइक्स एंड मैन, ये जो नाम की किताब है उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? जॉन स्टैनबैक। अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ 1 एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल जो है वो क्या है? 1 एक्ट प्ले है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ हैप्पी मेमोरी पोएम, यानी माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो एक जो खुशी वाली जो याद होती है, एक जो आपके दिल को खुश कर देने वाला जो याद होता है,
उस तरह की एक कविता है। द रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट। गांधी जी कहते हैं कि जो सही सुख जो होता है वो ये होता है कि हम अपने हाथ और पाँव का सही तरह से इस्तेमाल करें, तो ये हमें खुशी दे सकती है। ड्यूरिंग वार टाइम्स ऑल द लिबर्टी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि वार जब होता है, लड़ाई जब होती है, तो देश में मतलब जो सरकार होती है वो सारे लोगों की, जो आम जनता होती है उसके जो अधिकार होते हैं उसको वहाँ पे स्थगित कर दी जाती है, मतलब उसके अधिकार को छीन लिया जाता है। प्रायोरिटी पहले क्या होता है, प्रायोरिटी ये होता है कि वो पहले वार पे ध्यान दें। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, अब दिल्ली में बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे बस चल रही है, अचानक जो है आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बस की ज़रूरत पड़ी, तो क्या करेंगे सरकार, आपकी जो बस होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो बस होगी उसको उठाएगी और उससे जो है कैरी ऑन करेगी। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या हुआ, जो नागरिक होते हैं उसको लास्ट में, और पहले जो है देश की यहाँ पे सेवा। तो ड्यूरिंग द वार ऑल द लिबर्टी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि वार के समय में सारी जो लिबर्टी होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, मतलब कि उस पर जो है लगाम लगा दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। इन विलियम शेक्सपियर प्ले, जो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले होता था, नाटक होता था, उसके अंदर मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन, जो मुख्य जो ये नाटक का जो मुख्य रोल होता था या मुख्य जो मैसेज होती थी वो ये होती थी क्या, कि इंसान के ऊपर, यानी एक जो इंसान होता है उसके ज़िंदगी के ऊपर आधारित होती थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, यानी कि जो फ्रीडम होती है प्रेस की वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है ड्यूरिंग वार। तो यहाँ देखिए ड्यूरिंग द वार टाइम, और यहाँ पे देखिए दोनों एक ही तरह की ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, ड्यूरिंग द वार टाइम ऑल लिबर्टी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि वार के समय में सारी लिबर्टी जो होती है, सारी जो आज़ादी होती है उसे रोक दी जाती है। और यहाँ देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, और जो फ्रीडम होता है प्रेस का उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कहाँ पे, वार के समय में। ये कहाँ से आया ऑब्जेक्टिव आपका, ये ऑब्जेक्टिव आया है हाउ फ्री इज द प्रेस से। ऑब्जेक्टिव नंबर 218, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती है उसका जो बच्चा होता है आर नॉट बॉर्न एट द विम ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जैसे मेरे माता पिता हैं, तो मैं जब पैदा हुआ तो ये मेरे माता पिता की मर्जी से ही नहीं हुआ, वहाँ पे क्या होता है, बट इन रिस्पॉन्स टू ब्रॉडर प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप, यानी कि उस परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उसका भी प्रेशर होता है उसके ऊपर कि एक संतान पैदा कीजिए। जैसे मान लीजिए शादी हो गई आपकी और 4 साल तक बच्चा नहीं हुआ, तो अब क्या कीजिएगा, आपके जो प्रेशर होते हैं घर वाले, माँ भाई बहन रिश्तेदार, वो आप पे प्रेशर बनाते हैं कि अब एक बच्चा पैदा करें। तो ये जो होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर कि माँ बाप की मर्जी से बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्चा जो पैदा होता है वो पूरी उसके जो सोसाइटी, मतलब उसका जो रिश्तेदार है, परिवार है, उसकी प्रेशर से होता है। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द ब्लूएस्ट आइज इज, ब्लूएस्ट आइज की जो ऑथर है वो कौन है, टॉनी मैरिसन। द नेटिव इनहेरिटेंस ऑफ इंग्लैंड वेयर स्लेटिक्स, यानी जो इंग्लैंड है उसके जो नेटिव का मतलब होता है उसके जो मूल निवासी थे, इनहेबिटेंट्स मूल निवासी, नेटिव इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है मूल निवासी। तो इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो कौन थे, सेलेटिक थे, ठीक है। फुल फ्रीडम इज डिस्टोर्टेड व्हेन इट्स कम पीस, और जैसे ही वार होता है तो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, और जैसे ही पीस आ जाता है फिर जो है क्या होता है कि फ्रीडम को बहाल कर दिया जाता है। रिस्टोर्ड का मतलब क्या होता है, बहाल करना, समझ में आ गया। इंडिया डिड नॉट रेकन ऑन सिवेजरी ऑफ नाजिज्म एंड एग्रेशन ऑफ जापान, इंडिया जो थी वो द्वितीय वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि इंडिया साथ दे रहा था किसका, मित्र राष्ट्र का, न कि धुरी राष्ट्र का। तो धुरी राष्ट्र में जो था वो कौन था, जर्मनी था और जापान था। जर्मनी क्या कर रहा था, जर्मनी में हिटलर का शासन था, और हिटलर क्या कर रहा था कि जो ज्यूइश लोग थे जो कि यहूदी हैं उस पर ये बहुत बर्बरता करते थे, उसको गैस चैम्बर में डाल के उसको मार देते थे, गैस दे के। और जो जापानीज था वो जो है चाइना पे क्या करता था, चाइनीज़ लोगों को मारते थे। तो इंडिया ने क्या किया कि इन दोनों का साथ, यानी धुरी राष्ट्र का साथ देना नहीं दिया, और इन्होंने इसके बदले में इंग्लैंड का साथ दिया, क्योंकि इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड हम पर गुलामी भी कर रहा था लेकिन फिर भी हम इंग्लैंड का साथ दिए। क्यों, क्योंकि हम सभ्यता के साथ थे, हम जो अशिष्ट या फिर बर्बरता करने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं थे। यही पैगाम दिया इंडिया ने।
ऑब्जेक्टिव नंबर 223 इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब जो गैर तकनीकी समाज होती है उसके अंदर एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज़ ऑलवेज अटेंडेड, यानी कि बच्चा जो होता है जब पैदा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि हमेशा, मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले घर में होता है बच्चा, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग वहाँ पे अटेंड करते हैं, मतलब वहाँ पे रहते हैं, मौजूद रहते हैं, अपनी जो है देख रेख में जो है बच्चा, उसका जो पालन पोषण होता है, उसका पैदाइश होता है। लेकिन जैसे यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई महिला गर्भवती है तो वो सीधा हॉस्पिटल जाएगी, ना उसका भाई आएगा ना बहन, कोई नहीं, वहाँ बच्चा पैदा किया, 1-2 रोज रही और फिर घर आकर अपने बच्चे को खुद ही संभालना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि नहीं? तो यही जो है कहा जाता है। तो नॉन टेक्नोक्रेटिक मतलब गैर तकनीकी समाज, तो इंडिया जो है गैर तकनीकी, यानी टेक्निक पे, यानी कि हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसलिए नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी हो गए हम लोग। और जो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उसे टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं। समझ में आ गया? The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and restrict the regulating of these want, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता होती है एंशियंट सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन। हमारी एंशियंट का मतलब होता है जो पुरानी सभ्यता है, जैसे मिस्र की सभ्यता हुई, जैसे बेबीलोनियन की सभ्यता हुई, सीरिया की सभ्यता हुई, जैसे इंडिया की सभ्यता हुई, ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही अजीम सभ्यता है। तो वो सभ्यता यानी कि जो पुरानी सभ्यता, उसका जो विशेषता क्या होता है कि उसकी विशेषता ये थी कि इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड रिस्ट्रिक्ट द रेगुलेटिंग ऑफ द वांट्स, यानी कि जो आपकी जो ज़रूरत है उस पर लगाम लगाना और जो है भौतिकवाद से आपको दूर करना, ये जो है उसकी विशेषता थी। ऑब्जेक्टिव नंबर 225, द ऑथर ऑफ द नॉवेल द मिमिक मैन इज़ B.S. नाइपॉल। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी जो सिविलाइजेशन का जो समानांतर अर्थ जो है, जैसे मान लीजिए कि पानी का होता है जल, पानी का होता है वाटर, तो उसी तरह जो सिविलाइजेशन का जो समानांतर अर्थ है यानी सिनोनिम्स है गुजरात के अंदर, उसका क्या है? वो है गुड कंडक्ट, यानी कि सिविलाइजेशन मतलब अच्छी कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। समझ में आ गया? नॉवलिस्ट यानी कि अमेरिकन नॉवलिस्ट हैव मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। अमेरिकन जो नॉवलिस्ट हैं उसने इंग्लिश लिटरेचर में एक उल्लेखनीय, रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? उल्लेखनीय, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान दिया। तो उसने, किसने? अमेरिकन जो नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार है, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक उल्लेखनीय योगदान दिया। व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने? 1967 में। एंड फिल ऑल द फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, ये जो लाइन लिया गया है वो है आपको ओड टू ऑटम से लिया गया है, और इसका मतलब होता है एंड फिल ऑल द फ्रूट, और भरे होते हैं सारे फ्रूट, सारे फल, विथ राइपनेस, पक कर, और राइपनेस का मतलब होता है मिठास, यहाँ पे जो राइपनेस का मतलब हो गया पककर जो मीठा हो जाता है। तो जितने भी फ्रूट होते हैं ऑटम के सीजन में वो पककर मीठे हो जाते हैं और टू द कोर यानी गहराई तक, एकदम अंदर तक जो है पक जाते हैं और मिठास जो अंदर तक भर जाती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ड्रामा थ्राइव्स ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट। समझ में आ गया? द चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश प्ले आउट ऑफ डोर विथ नेचुरल ऑब्जेक्ट, यानी बांग्लादेश के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपने घर के बाहर किस चीज़ से खेलते हैं? नेचुरल ऑब्जेक्ट, यानी कि मिट्टी का कोई गुड्डा बना लिया, या मिट्टी का जो है, या फिर लकड़ी का जो है कोई खिलौना हुआ, उससे खेलते हैं। कोई जो मतलब कि जो टॉयज़ वगैरह होती है जो कि फैक्ट्री से बन के आती है, उस तरह के टॉयज़ से नहीं खेलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 232, इन हाउ फ्री इज द प्रेस द ऑथर मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस के अंदर ऑथर ने किस पे जो है एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया। स्ट्रॉन्ग केस का बनाना का मतलब एक अच्छी तरह से सिकंजा कसा है किसके ऊपर? मिस यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी जो प्रेस होती है, हमारी जो मीडिया होती है, हमारी जो अखबार होती है, उसका जो मिसयूज़ करते हैं, यानी उसका जो गैर मिसयूज़ होता है, उसके ऊपर लेखिका ने जो है तंज कसा है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 233, हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे कौन इंतजार कर रहा था? नरेटर, किसका इंतजार कर रहा था? नानू काका का। ऑब्जेक्टिव नंबर 234, वी मस्ट कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लान ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, आई हैव
ड्रीम में कहते हैं कि हमें कंडक्ट करना है, मतलब हमें अपने जो हमारा जो ये धरना है या प्रदर्शन है उसको बढ़ाना है। आवर स्ट्रगल मतलब हमारी जो जद्दोजहद है, हमारी जो संघर्ष है उसको बढ़ाना है। ऑन हाई प्लान ऑफ, यानी कि हाई प्लान ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन का मतलब होगा कि डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत, और डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्टाचार। तो डिग्निटी और शिष्टाचार यानी इज्जत और शिष्टाचार के साथ जो है हमें अपने स्ट्रगल को करना है, अपने संघर्ष को जारी रखना है। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 235, द ऑथर ऑफ द नॉवेल स्टॉर्म इन चांदगढ़ इज नयनतारा सहगल। द ऑथर ऑफ द नॉवेल गोल्डन गेट जो ऑथर नॉवेल है उसके ऑथर कौन है? विक्रम सेठ। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अपोज द बोरिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड प्यूरिस्ट। मतलब कि वो ग्रुप जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी दूसरे भाषा के वर्ड का जो समायोजन होता है उसके खिलाफ थे। मतलब जैसे प्यूरिस्ट क्या थे? प्यूरिस्ट ये कहते थे कि हमारी जो इंग्लिश है उसमें सिर्फ इंग्लिश के ही वर्ड होने चाहिए। इंडियन जैसे जो नाउन हमने आपको बताया, सैलेड या फिर बंगला, समोसा, महाराजा, सुल्तान, तो ये सब वर्ड जो है जो कि हिंदी से गई हुई है, तो ये हिंदी वाली जो वर्ड्स है उसमें वो जाने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था नहीं, सिर्फ इंग्लिश का ही वर्ड होगा, कोई दूसरे भाषा का वर्ड जो है इसके अंदर बोरिंग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? प्यूरिस्ट कहते हैं। प्योर से बना है प्योरिस्ट, यानी कि वो लोग जो अंग्रेजी को एकदम प्योर रखना चाहते हैं, सिर्फ उसकी ही भाषा, उसकी ही वर्ड का चयन हो, तो ऐसे लोगों को प्यूरिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आया हुआ ऑब्जेक्टिव है। इंग्लिश इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी। इंग्लिश का जो इस्तेमाल होता है सारी दुनिया में, वो कैसे होता है? पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन जो होती है, या 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर या फिर जो PhD करेंगे, तो उसमें जो है इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसका इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन, बातचीत, आदान प्रदान करने के लिए, जैसे कि आप जब एरोप्लेन के पायलट बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जितना भी जो ट्रैफिक टावर होता है उसमें जो है इंग्लिश से ही कम्युनिकेशन होगा। डिप्लोमेसी मतलब कि एक देश जो है अपनी राजनीतिक जो वर्चस्व दूसरे देश पर बढ़ाना चाहता है, तो उसके अंदर जो बड़े बड़े नेता, राजनेता होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं या फिर नेता होते हैं, तो वो लोग जो है इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसल बॉर्न? बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस? यानी कि कौन ऐसी चीज़ है इसमें से, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा कि फर्स्ट साइट के अंदर यानी पहली बार जब देखा तो क्वाइट कॉमन प्लेस लगा। क्वाइट कॉमन प्लेस का मतलब लगा एक नॉर्मल, मतलब इसमें कोई अच्छी चीज़, मतलब ना अच्छी है ना खराब, एक नॉर्मल होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो क्वाइट कॉमन लगा मतलब साधारण सा लगा। वो क्या था? 5 इंचेस लॉन्ग गॉड, यानी कि 5 इंच का जो छोटा सा कद्दू था, जिसे सेबी ने जो स्टॉल से एक बुढ़िया थी जो बेच रही थी उससे ख़रीदा था। तो वो शुरू में जब देखा उस कद्दू को तो ऐसा लगा कि ये साधारण सा कद्दू है, लेकिन जब उसके पास गए तब पता चला इसकी विशेषता। ऑब्जेक्टिव नंबर 241, बेंजी पेरेंट्स चेरिस्ड अ साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे आउटग्रो। बेंजी के जो पेरेंट्स थे, बेंजी के जो माता पिता थे, वो चेरिस्ड अ साइलेंट बिलीफ, एक जो है मौन अवधारणा, एक मौन जो है अवधारणा बनाए हुए थे। क्या चीज़ का? कि द अर्थ वुड वन डे आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी, कि एक दिन यही जो 4 एकड़ ज़मीन है उसकी जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, तो इसकी जो गरीबी है एक दिन ख़त्म कर देगा। ठीक है। जॉन किट्स वॉज डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस। टीबी की जो बीमारी होती है जिसमें लंग खराब हो जाता है, आपका जो फेफड़ा खराब हो जाता है, दमा जो होता है उसको कहते हैं। तो ये जॉन किट्स जो है उसका जो मृत्यु हुआ था वो किस लिए हुआ था? ट्यूबरोक्लोसिस से हुआ था, यानी कि टीबी की बीमारी से हुआ था। ठीक है। वाई वेयर द इंटेलेक्चुअल इंडिया रेस्टलेस एंड एम्बिरिटेटेड? मतलब कि जो इंडिया के अंदर जो इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो रेस्टलेस का मतलब हो गया बेचैन थे, और एम्ब्रिटेट मतलब कि बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा जो है सो गुस्से में थे। क्यों थे? क्योंकि दे वांटेड, कि वो चाहते थे, टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना चाहते थे किससे? ब्रिटिश
कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जो उपनिवेशवाद था ब्रिटिश का, उससे वो छुटकारा पाना चाहते थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 244, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964। 1964 में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे जवान उम्र में, यानी सबसे ज़्यादा जवानी में उसे जो नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है? ईस्टर्न हेमिंग्वे। ऑब्जेक्टिव नंबर 246, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी मैंने कसम खाई जो फायर है, आग की जो गुनाह है या पाप है उससे बचने की, है ना। तो ये जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? फायरहैम से लिया गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 247, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज़ द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो फ्री प्रेस होती है, आज़ाद प्रेस होती है, वो असल में एक जो है वॉच डॉग होती है डेमोक्रेसी की, यानी लोकतंत्र जो है सही से फंक्शन करने के लिए एक फ्री प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेस फ्री ना हो, मीडिया फ्री ना हो, तो देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्टिव नंबर 248, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय टी.एस. एलियट्स। टी.एस. एलियट्स के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है? तो देखिए, मैकबिटी द मिस्ट्री कैट, समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 249, द स्पीकर वाज ब्रोकन येट रिबिलियस, हो गया। ये आपको जो है लाइन आया है कहाँ से? फायरहैम से आया है। द स्वॉर्ड ऑफ द किंग वेयर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी कि राजा की जो तलवार थी वो नैतिकता की तलवार के आगे फीकी थी, यानी उसके आगे घटिया थी, इन्फेरियर थी। तो इस तरह से 201 से लेकर 250 ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 10वीं 11वीं या 12वीं के, तो आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको पूरी किताब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, वीडियो, पीडीएफ फाइल, सारी चीज़ आपको मिलती है। लास्ट में गेस्ट पेपर भी मिल जाता है, जस्ट फॉर 500 रुपीज़ फॉर 12th एंड 400 रुपीज़ फॉर 11th एंड 150 रुपीज़, मतलब कि 150 रुपया फॉर 10th क्लास। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।